हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीलिम्स में हम इकोनॉमी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ड्रिल वही रहेगी, स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उनके सॉल्यूशंस वहाँ पर देखेंगे। शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2023 के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 यहाँ पर लॉन्च किया जा चुका है। लाइव क्लासेस आपकी यहाँ पर कंडक्ट की जा रही हैं। 11 से 1 बजे के बीच में आपकी क्लासेस यहाँ पर रहती हैं। स्टैटिक कॉन्सेप्ट एज वेल एज करंट अफेयर्स की कवरेज यहाँ पर रहेगी। साथ के साथ आपको एमसीक्यूज का डेटाबेस दिया जाएगा, एफएलटीज प्रोवाइड किए जाएंगे और बोनस के तौर पर कुछ सीसैट की मास्टर क्लासेस भी यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। सभी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हैं। जाइए, एनरोल कीजिए और अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर ग्रॉस नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं जब हम जीएनआई की कैलकुलेशन यहां पर करते हैं। तो हर एक पैरामीटर को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट कोड यहां पर मार्क कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में बात करें, एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स के बारे में बात हो रही थी। 3 स्टेटमेंट्स दी गई थी, बताना था इनमें से कौन सी का स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो सोच समझकर हर एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए समझते हुए करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी थोड़ा बहुत आ रहा था, थोड़ा सोचा इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। ध्यान रखना है इसी टर्म्स का कि पूछा गया है वहां पे। फिर वहीं बात करें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, लिक्विडिटी ट्रैप, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि हम रेपिटेटिवली कहीं ना कहीं डिस्कस करते रहते हैं। तो उससे रिलेटेड अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करनी है। और लास्ट क्वेश्चन में जीआई टैक्स रिलेटेड प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है कि प्रोडक्ट और उसके स्टेट की पेयरिंग यहाँ पर आपको दी गई है। आपको बताना है कि कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्ट है। तो आई होप सभी चीजें यहां पर आपको समझ आ गई हो। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आपने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया तो मैं आपको एडवाइस करूंगा दोबारा एक क्वेश्चन को जाके देखिए आप क्या वहां पर उस पर किस तरीके से थोड़ा गेस वर्क यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर फाइनली 5 क्वेश्चन के आंसर मार्क करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने की प्रोसेस क्या रहेगी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर वहां पर देखेंगे और क्या एक्सप्लेनेशन है उसको थोड़ा वहां समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहां पर आपके 2 फायदे होते हैं। या तो आपने पहले से पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, आपका रिविजन यहां पर हो रहा है। यदि आपको उस चीज के बारे में नहीं पता तो यहां आपकी वैल्यू एडिशन हो रही है। तो ये शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ ही, जहां पर ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में बात की गई थी। 3 पैरामीटर्स यहां पर आपको दिए गए थे, बताना था कौन कौन से इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। पहले में क्या कह रहे हैं कि जो आपकी ग्रॉस नेशनल इनकम है उसकी कैलकुलेशन में हम इंक्लूड करेंगे इनकम अर्न्ड बाय फॉरेनर्स इन द कंट्री इफ स्पेंट इन द कंट्री। सेकंड कह रहे हैं कि इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स आउट ऑफ द कंट्री बट नॉट रिमिटिंग बैक। थर्ड में कह रहे हैं कि इनकम अर्न्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में जब बात हो रही है तो रेजिडेंट्स जो किसी भी देश के हैं, डेफिनेटली उनके द्वारा जो अर्न की जा रही है वहां पर इनकम, तो वो तो बिल्कुल ही क्लियर कट बात है कि ये तो आपका पोर्शन रहेगा ही रहेगा जब हम जीएनआई की कैलकुलेशन वहां पर करेंगे। तो थर्ड तो बिल्कुल यहां पर करेक्ट है। उसी के आधार पर आपकी ए ऑप्शन यहां पर रूल आउट हो जाती है। एक ऑप्शन आपकी यहां पर रूल आउट हो जाती है कि ए ऑप्शन तो यहां पर हमारा करेक्ट नहीं है। उसके अलावा अब आपको फर्स्ट और सेकंड में देखना है। ग्रॉस नेशनल इनकम के बारे में यहां पर बात हो रही है। अब देखिए, जब भी हम इनकम से रिलेटेड कोई भी इस तरीके की जीएनपी, जीडीपी या कोई भी टर्म वहां पर देखते हैं, ठीक है, जब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि इनकम की जब बात हो रही है तब हम वहां पर नेशनल को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है जी, कि नेशनल्स जो आपके देश के लोग हैं वो कहां से पैसा कमा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो आपके फॉरेनर्स इंडिया में आके इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनकी इनकम तभी यहां पर इंक्लूड की जाएगी जब वो हमारे ही देश में यहां पैसा खर्च भी करेंगे। यदि उसे वापस भेज रहे हैं तो वो हमारी जीएनआई का हिस्सा नहीं बनेगी, वो जिस देश के वो फॉरेनर्स हैं उनकी जीएनआई का हिस्सा वहां पर बनेंगे। वैसे ही सेम सिनेरियो हमारे लिए भी एप्लीकेबल है कि यदि हमारे रेजिडेंट्स जो कि बाहर रह रहे हैं, ठीक है जी, इंडियन रेजिडेंट्स हैं बट बाहर रह रहे हैं, बाहर पैसा कमा रहे हैं, बट वो पैसा नहीं भी वापस भेज रहे, तो उसे हम यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। यदि वो पैसा वापस भेजते हैं, रेमिटेंसेस वापस भेजते हैं, तो डेफिनेटली इस पैरामीटर को भी हम यहां पर इंक्लूड कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से फर्स्ट और थर्ड ही आपका यहां पर करेक्ट है। उसी के हिसाब से सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। इस पर्टिकुलर चीज से आपको काफी चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी कि जीएनआई और जीएनपी के बीच का क्या डिफरेंस यहां पर रहता है। तो जीएनआई में क्या हम देखते हैं कि जितनी भी इनकम आपकी अर्न हुई है, इंक्लूडिंग द इनकम जो कि आपकी बाहर की इन्वेस्टमेंट्स हैं या बाहर आपने कहीं पैसा लगाया या बाहर आपके लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो कि वापस आपके देश में वापस आ रही है, कि बाहर के लोग वहां पर पैसा लगा रहे हैं, कमा रहे हैं किसी तरीके से, बट वापस वो अपने देश में वहां पर उसे भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जीएनआई का हिस्सा वहां पर बनेंगे। बट जब हम जीएनपी के बारे में वहां पर बात करते हैं तब उस दौरान
मेजर चीज क्या ध्यान में रखनी कि जो आपके रेजिडेंट्स हैं उस पर्टिकुलर देश के, उनके जो वहां पर एसेट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को ही हम यहां पर इंक्लूड करेंगे जब हम जीएनपी की बात करेंगे। अर्थात कि जितने भी फॉरेनर्स हैं जो कि उस देश में वहां रह रहे हैं, उनके द्वारा जो अर्निंग्स वहां पर की जा रही हैं, उसे हम इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से बाहर निकाल देंगे। सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर देश के जो रेजिडेंट्स हैं, उन्हीं की जो अर्निंग्स हैं, उन्हीं के जो एसेट्स से जो पैसा कमाया जा रहा है, उसी को ही हम जीएनपी में वहां पर लेंगे। एक बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर आपको समझाया गया है जीडीपी, जीएनआई और जीएनपी कौन कौन सी चीजें इन पर्टिकुलर 3 चीजों की कैलकुलेशन में इंक्लूड की जाती हैं और किसे हम यहां पर रूल आउट कर देते हैं। तो उसी हिसाब से जीडीपी में तो डेफिनेटली जितने भी आपके रेजिडेंट्स हैं देश के, उनको तो हम यहां पर इंक्लूड करेंगे। सेम गोज विद द जीएनआई एज वेल एज विद द जीएनपी आल्सो। ठीक है जी, सीआईजीएक्स वाला जो आपका फॉर्मूला है वो यहां पर यूज किया जा रहा है। उसके अलावा जो फॉरेनर्स आपके कंट्री में है, डेफिनेटली जीडीपी में उनको इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलरली आपकी टेरिटरी के अंदर वो वहां पर प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उसका, तो डेफिनेटली उसकी कैलकुलेशन वहां पर की जाएगी। जीएनआई में कम कैलकुलेट करेंगे यदि फॉरेनर्स उस पैसे को यहां पर खर्च भी कर रहे हैं। ठीक है जी, बट जीएनपी के केस में क्या रहेगा कि हम सभी को यहां पर एक्सक्लूड कर देंगे। रेजिडेंट्स जो कि इंडियन के हैं बट बाहर रह रहे हैं, उनकी जब कैलकुलेशन यहां पर की जाएगी जीडीपी के केस में, तो डेफिनेटली उन्हें यहां पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट जीएनआई में तभी उन्हें इंक्लूड किया जाएगा जब वो वापस पैसा भेजेंगे। वहीं बात करें हम जीएनपी के बारे में, तो सभी जितने भी रेजिडेंट्स हैं सभी को यहां पर ये इंक्लूड करेगा। फिर वहीं यदि हम बात करें फॉरेनर्स जो कि बाहर के हैं, ठीक है जी, जो बाहर ही रह रहे हैं, तो डेफिनेटली तो हर एक क्राइटेरिया में यहां पर उन्हें हम एक्सक्लूड कर ही देंगे। तो एक बेसिक सा ये फैक्ट रहता है, बेसिक सी एक आपके डाउट्स रहते हैं इन पर्टिकुलर टर्म्स से रिलेटेड। तो आई होप यहां पर ये क्लियर हो गए हैं और आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी यहां करेक्टली मार्क किया हो। वहीं बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि आपकी इनकरेक्ट है। तो वही 3 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, तो करेक्ट आंसर यहां पर आपका डी आंसर है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स बेसिकली परपेचुअल नेचर के रहते हैं। अब परपेचुअल बॉन्ड्स कौन से रहते हैं? जिनकी किसी भी प्रकार की मैच्योरिटी डेट वहां पर नहीं होती। ठीक है जी, वो मैच्योर नहीं होंगे, कभी भी आप उसको फुली रिडीम वहां पर नहीं करवा पाएंगे। ठीक है जी, उन्हें हम परपेचुअल बॉन्ड्स वहां पर कहते हैं कि इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है, फिक्स्ड आपको वहां पर इनकम देते रहेंगे थोड़ी बहुत, जो भी इनका कूपन रेट उस हिसाब से वहां डिसाइड किया होगा। उसके अलावा इन द इवेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल फेलियर, ठीक है जी, जब भी आपका किसी प्रकार का कोई बैंक वहां पर फेल हो रहा है, और डेफिनेटली जब आपके ऐसे बॉन्ड्स हैं जो कि बैंक द्वारा इशू किए गए हैं, तो उन बॉन्ड्स को जो कि आपके एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स हैं, तो पर्टिकुलरली इस सिनेरियो में बैंक्स या जो इशूअर है इन बॉन्ड्स को वो राइट डाउन कर सकते हैं, मतलब खारिज कर सकते हैं कि जी नहीं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो भी हमारी पेमेंट्स थी यहां पर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा एक रिस्की इन्वेस्टमेंट यहां पर बन जाती है। और विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉन्ड्स, इनका जो कूपन रेट रहता है या जो आप इंटरेस्ट रेट आप जो यहां पर गेन करते हैं इन बॉन्ड्स को खरीदते हुए, वो भी यहां ज्यादा रहता है। ठीक है जी, तो ज्यादा रिस्की भी है पर ज्यादा रिटर्न भी यहां पर देते हैं। उसके अलावा ये जो बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे बेसल अकॉर्ड के आधार पर आफ्टर द जो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वहां पर हुए थे, ताकि डिपॉजिटर्स का पैसा वहां पर प्रोटेक्ट किया जा सके। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और उसी आधार पर आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि जो आपके 81 बॉन्ड्स हैं, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें हम एक तरीके के परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट के नाम से भी वहां पर जानते हैं, एक तरीके की कैटेगरी यहां पर डिफाइन की गई है, ताकि बैंक्स इस प्रकार के बॉन्ड्स इशू करके थोड़ा बहुत पैसा वहां पर रेज कर सकें। ठीक है जी, अब ये जो बॉन्ड्स हैं परपेचुअल नेचर के, मतलब किसी प्रकार की मैच्योरिटी डेट यहां पर नहीं है, बट उसी के चक्कर में कि हाँ जी हायर रिटर्न यहां पर देते हैं, तो इसलिए ज्यादातर रिस्की भी रहते हैं कि किसी प्रकार की अगर कैपिटल रेशियोज उनकी वहां पर पूरी नहीं हो रही बैंक की, या उस प्रकार से उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इस प्रकार के बॉन्ड्स को वो राइट ऑफ कर सकते हैं कि जी हाँ, हम अब इस प्रकार के बॉन्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जितना भी पैसा था जिस भी इन्वेस्टर को वहां पर मिलना था वो वहां पर मिल चुका है। और ये आपका यस बैंक के केस में वहां पर देखा गया था। एंड आफ्टरवर्ड्स यस बैंक के केस के बाद से ही ये जो इन बॉन्ड्स की जो पॉपुलैरिटी थी बहुत ज्यादा कम होगी, कि अब बहुत ही कम लोग इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेटली ऐसे टॉपिक्स को भी आपको टच में रखना है। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई थी, बताना था कि कौन सी 3 ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि यहां पर इनकरेक्ट है। ठीक है जी, तो 3 स्टेटमेंट्स थी। पहले में क्या करेंगे, भारत सरकार का इसमें 51% का स्टेक है। जी नहीं, ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है, यहां उनका सिर्फ और सिर्फ 49% का ही स्टेक है। सेकंड जो बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है, ये आपका हेडक्वार्टर जो है इनका दिल्ली में रखा गया है। ठीक है, नई दिल्ली में यहां पर रखा गया है। तो पहली 2 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट यहां पर हुई, उसी के आधार पर ए ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन हुई। और जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, ये सबसे पहला इंटरनेशनल इन्वेस्टर बना था इस पर्टिकुलर एनआईएएफ के मास्टर फंड में 2017 में।
तो ये तो आपकी बिल्कुल फैक्चुअल स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है, और उसी के आधार पर यहां हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड एक तरीके का इंडिया का पहला सॉवरन वेल्थ फंड है, कि एक तरीके से ये जो पूरा फंड यहां पर स्थापित किया गया है, भारत सरकार द्वारा किया गया है 2015 में। बेसिक्स ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या था, देखिए कभी भी यदि आपको समझना हो कि फंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, तो यदि कोई भी इस प्रकार का फंड यहां पर रहेगा, जैसे कि हम एनआईएफ का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये क्या करते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें आके पैसा डाल लेंगे, ठीक है जी। इन पैसों को फंड यहां पर इकट्ठा करेगा, फंड क्या करेगा, फिर इन्हें अलग अलग एसेट्स में उन्हें इन्वेस्ट करेगा। जब एसेट्स में इन्वेस्टमेंट वहां पर की जाएगी तो डेफिनेटली एसेट्स कुछ रिटर्न जनरेट करके भी देंगे, और वो पैसा वापस फिर इन्वेस्टर्स को विद रिटर्न्स वापस कर दिया जाएगा। बट किस प्रकार के एसेट्स में यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो बहुत क्रूशियल डिसीजन यहां पर रहेगा। तो अब ये एक सॉवरन वेल्थ फंड है, तो भारत सरकार यहां पर डिसाइड करेगी। तो उसी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने इसके लिए हामी भर दी थी कि स्टेट ऑन फंड यहां पर रहेगा अगस्त 2015 में, और उसके लिए जो हमारा सेबी है, इंडियन मार्केट का जो रेगुलेटर है, उनसे भी रजिस्ट्रेशन करवाई कि कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर इसकी रजिस्ट्रेशन यहां पर हो सके, ठीक है जी। तो उससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें यहां पर बताई गई हैं। साथ के साथ आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो यहां भारत सरकार है उनका 49% का स्टेक यहां पर रहता है, उसके अलावा कुछ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हैं, मेजर जो आपके बैंक्स हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, उन्होंने भी यहां पर इसमें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बाकी आपके इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी यहां पर हैं, और सबसे पहले आपकी जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, वो सबसे पहले इस प्रकार के इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहां पर बने थे, इन्वेस्टमेंट डील वहां पर साइन हुई थी। साथ के साथ अब जापान के साथ टॉक्स चल रही हैं, एमओयूज वगैरह वहां पर साइन हो रहे हैं कि जापान का फंड भी इस पर्टिकुलर फंड में यहां पर पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो ये बेसिक चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। 3 तरीके के फंड्स यहां पर रहते हैं, मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स, स्ट्रेटेजिक फंड। तो अगर तीनों के आपको पर्पसेस पता है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा बहुत यहां पर गेन हो सके, ठीक है जी। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था, रिसेंटली आपका करंट अफेयर में आ रहा था, एक इनकी मीटिंग यहां पर कंडक्ट हुई थी आई थिंक 1 से 2 हफ्ते पहले, तो थोड़ा सोचा इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है आपका एनआईएफ, क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको इस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड यहां पर ध्यान में रखनी है। 4th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भरा क्वेश्चन है, लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में बात की जा रही है। स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी यहां पर इनकरेक्ट है। तो बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसा सिनेरियो वहां पर क्रिएट हो जाता है कि जब आपके सेविंग्स रेट जो है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं, बट जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कि क्लोज टू 0% वो वहां पर आ जाता है, ठीक है जी। अब ये कौन सी सिचुएशंस में अराइज होगा, कब ऐसी सिचुएशंस आएंगी, उसको थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे। बट एक तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो जाती है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम है। तो देखिए किसी भी सरकार द्वारा इंटरेस्ट रेट्स या किसी भी सेंट्रल बैंक द्वारा इंटरेस्ट रेट्स कम कब किए जाते हैं, थोड़ा आप सोचिए इसके बारे में, ठीक है जी। अभी अगर हम बात करें दोबारा से 35 बेस पॉइंट से वहां पर आपका रेपो रेट बढ़ा दी जा चुका है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स दोबारा यहां पर बढ़ेंगे, ठीक है जी। पेंडेमिक के टाइम का आप याद कीजिए आरबीआई द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए थे कि रेपो रेट की वहां पर स्लैशिंग हो रही थी, कि उसे कम से कम किया जा रहा था। ऑब्जेक्टिव वहां पर क्या था, हम चाहते थे कि इकोनॉमी यहां पर ग्रो करे। अब यहां एक कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसे क्रिएट होगी कि लिक्विडिटी ट्रैप के दौरान यहां पर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम किए जा रहे हैं, बट उस दौरान आपकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है जी। स्टेगनेंट वहां पर आ चुकी है, किसी प्रकार की ना कोई स्पेंडिंग कर रहा है ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कुछ भी वहां पर नहीं हो पा रहा। इसीलिए इसे कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक सिचुएशन कहा जाता है, कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम भी हैं बट फिर भी वहां पर ग्रोथ नहीं हो रही, फिर भी वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। सेकेंड जो पॉइंट में यहां पर बात हो रही है कि डिफ्लेशनरी स्पाइरल आपका लीड कर सकता है लिक्विडिटी ट्रैप में। आपने पढ़ा होगा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल के बारे में कि जी हाँ, वहां पर आपके प्राइसेस वहां पर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से वेजेस की डिमांड बढ़ रही है कि वेजेस बढ़ाए जाएं, उसकी वजह से वेजेस जब बढ़ रहे हैं तो दोबारा से फिर से प्राइसेस बढ़ रहे हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं दोबारा वेजेस बढ़ रहे हैं, कि मतलब कंटिन्यूसली आपके प्राइसेस वहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं कमोडिटीज के। डिफ्लेशन में क्या होता है कि प्राइसेस कंटिन्यूसली आपके डाउन जाते जा रहे हैं, कि वहां पर मार्केट में डिमांड ही क्रिएट नहीं हो पा रही है, डिमांड नहीं क्रिएट हो पा रही है, उसकी वजह से और ज्यादा वहां पर डिस्काउंट में प्रोडक्ट वहां पर बेचना पड़ रहा है, डिस्काउंट में प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से वहां पर दोबारा से आपका ले ऑफ्स वहां पर करने पड़ रहे हैं, लोगों के पास अब पैसा नहीं बच रहा, फिर दोबारा से वहां पर डिमांड नहीं क्रिएट हो रही, तो वो आपका एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल वहां पर क्रिएट हो जाता है। तो डेफिनेटली इसकी वजह से भी आपका लिक्विडिटी ट्रैप वहां पर आ सकता है, कि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, सरकार कोशिश कर रही है, सेंट्रल बैंक कोशिश कर रहा है कि उस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स को कम से कम किया जाए ताकि डिमांड यहां पर दोबारा से बढ़ाई जा सके, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सके, ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सी स्टेटमेंट में जो बात हो रही है कि ड्यूरिंग अ लिक्विडिटी ट्रैप कंज्यूमर्स चूज टू बाय बॉन्ड्स। अब ये सोचने वाला थोड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है जी। नंबर ऑफ सोर्सेज में कुछ कुछ चीजें अलग तरीके से लिखी होंगी कि हाँ जी कंज्यूमर्स आपके खरीद भी सकते हैं, मतलब थोड़ा ओपिनियनेटेड सा आपका कॉन्सेप्ट है, कुछ
थॉट्स आपके कुछ अलग चीज कहते हैं, कहीं कहते हैं कि लिक्विडिटी ट्रैप वाली कोई चीज यहां पर होती नहीं है, कुछ कहते हैं कि जी हाँ डेफिनेटली यहां पर होती है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग अ लिक्विडिटी ट्रैप जो कंज्यूमर्स हैं वो बॉन्ड्स खरीदते हैं। अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों, मैं आपको भी बताता हूं। हमने यहां पर क्या बात की कि जो इंटरेस्ट रेट्स है विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 0%, तो जब भी आपका 0% के पास वहां पर टच हो चुका है तो जनरल टेंडेंसी क्या रहेगी पब्लिक में कि अगला स्टेप क्या होगा कि अब इंटरेस्ट रेट्स शायद बढ़ाए जाएंगे। ठीक है जी। अब आपको पता है कि जब हम बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं, बहुत बार हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस भी किया है, यदि आपने नहीं पढ़ा है फ्यू मिनट सीरीज में एक प्रॉपरली आपके सारे बॉन्ड्स का यील्ड प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको पूरा हमने वहां समझा है। एक निष्कर्ष में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जो बॉन्ड के प्राइसेस रहते हैं और जो इंटरेस्ट रेट रहता है इनवर्स रिलेशनशिप, या जो अब यहां पर रहेगा कूपन रेट जो रहेगा इनवर्स रिलेशनशिप, कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स यहां पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्राइसेस यहां पर डाउन आते जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति जिन्हें लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स वहां पर बढ़ सकते हैं, क्योंकि 0% के बाद क्या होगा, अब दोबारा से उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा सेंट्रल बैंक, जो कि जनरल टेंडेंसी भी वहां पर रहेगी मार्केट में कि सरकार या सेंट्रल बैंक इसको बढ़ाने वाला है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं वो यहां पर डाउन चले जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं करेगा जिसके चलते उनकी जो एसेट की वैल्यू है वो वहां पर कम हो जाए। तो इसीलिए जब आपका लिक्विडिटी ट्रैप वहां पर आ जाता है, जो कंज्यूमर्स रहते हैं वो बॉन्ड्स खरीदने से कतराते हैं। वो क्या करते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करने में लग जाते हैं, सेविंग्स में डालना शुरू कर देते हैं कि चलो यार यहां पर हमें कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगी, अपना पैसा यहां पर बचा के रखते हैं, आने वाला समय पता नहीं किस प्रकार का रहेगा, हमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर यहां पर काम करना है, हम बॉन्ड्स के ऊपर खर्चेंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि बॉन्ड्स की वैल्यू इन द नियर फ्यूचर वो वहां पर कम हो जाए, और ऐसा एसेट उनके लिए तो फेवरेबल है ही नहीं। तो इसीलिए जो आपकी सी स्टेटमेंट है वो यहां पर इनकरेक्ट है। वही चीज आपको यहां पर समझाई गई, कॉन्ट्राडिक्टरी आपको इकोनॉमिक सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही कम है, और उसके अलावा जहां पर स्टेप्स लिए जाते हैं सरकार द्वारा या आपके सेंट्रल बैंक्स द्वारा, वो इसी तरीके के जी हाँ थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, मार्केट में पैसा थोड़ा और डालते हैं, उस तरीके से मनी सप्लाई जब बढ़ेगी, या आपके जो प्राइसेस हैं, इस तरह की कमोडिटीज हैं, जो बेसिक सर्विसेज हैं, उनको थोड़ा फ्री करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग और ज़्यादा यहाँ पर एक पैसे खर्चने की हैबिट वहाँ पर डेवलप करें। तो यही बेसिक चीज़ें हैं, इकोनॉमिस्ट द्वारा डिस्क्राइब की गई थी, मैंने यहाँ पर उनका नाम नहीं लिखा है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बारे में बहुत बार बात भी करते हैं। वही चीज़ बताइए कि बॉन्ड्स वहाँ पर क्यों नहीं खरीदे जाते, इनवर्स रिलेशनशिप है इंटरेस्ट रेट के साथ, एंड कंज्यूमर जो है डेफिनेटली वो इस तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे जहां पर उनके एसेट की वैल्यू कम हो जाए। ठीक है जी। और ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स तक ही लिमिटेड नहीं है, जो बाकी सेक्टर्स भी हैं उन पर भी असर पड़ता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है उस दौरान। ठीक है जी। फिर वो आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि जनरली प्रीलिम्स में पूछे भी जा सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिक्विडिटी ट्रैप के। वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स, इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं हो पा रही, पर्सनल सेविंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग पैसा ही पैसा बचा रहे हैं, खर्च ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। लो इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन वाली सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। जो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो कि जनरली कब ली जाती है, जब इस प्रकार से आपकी स्टेगनेंसी वहाँ पर आ जाती है इकोनॉमी में, उसकी जिसके चलते हम इंटरेस्ट रेट्स कम करने की कोशिश करते हैं ताकि चलो थोड़ा इकोनॉमी को थोड़ा ग्रोथ मिले, किक स्टार्ट यहाँ पर मिले, तो वो भी यहाँ पर इनइफेक्टिव हो जाती है। तो ये बेसिक से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके लिक्विडिटी ट्रैप्स के। अब इससे बाहर आने के लिए क्या है कि चलो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाइए, होपिंग सिचुएशन रेगुलेट करेगी, जैसे आपके प्राइसेस एक अट्रैक्टिव लेवल पे वहां पर फॉल कर जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या रहेगा कि सरकार को अपनी स्पेंडिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, आप प्राइवेट पार्टीज के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करने के लिए। ठीक है जी। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया हो। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंपल सा फैक्चुअल भरा क्वेश्चन था, प्रोडक्ट्स और उनके स्टेट के नाम दिए गए थे, जीआई टैक्स से रिलेटेड था। तो यहां पर आपके सेकंड और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसी के आधार पर बी ऑप्शन जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। रसगुल्ला जो है वो बेसिकली आपका पॉपुलर डेजर्ट उड़ीसा का है। थोड़ा कंसेप्शन हो सकता है कि चलो वेस्ट बंगाल को भी बिलोंग करता होगा, बाकी उसके अलावा जो आपका खुला चिली है वो गोवा से बिलोंग करती है। ठीक है जी। कंदांगी जो आपकी साड़ी है ये आपके तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तो उस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया था कि आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। इस प्रकार के जो फैक्ट्स रहते हैं उनको भी कंपाइलेशन में रखना है। मैं आपको एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा 2023 तक कि 2022 में जितने भी आपके जीआई टैग्स वहाँ पर अवार्ड किए गए हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं, और पर्टिकुलरली कौन से सेक्टर को वो बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या आपका किसी और चीज से रिलेटेड है। इन सभी चीजों की कॉमन सी लिस्ट बना लीजिए। आई थिंक इजीली अवेलेबल भी रहेगी इंटरनेट पे, यदि आप वैसे भी सर्च करें, और उसका प्रिंट आउट लेके थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहिए इस चीज को। तो ये थे 5 क्वेश्चंस जो कि आज हमने आपके सामने यहाँ पर रखे थे। आई होप आपने सभी नहीं बहुत से यहाँ पर परफॉर्म किया हो। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और लगातार इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। प्रीलिम्स के लिए बहुत बेटर, बहुत ही
एक हम कह सकते हैं फ्रूटफुल इनिशिएटिव है, जिससे आपको डेफिनेटली रिटर्न्स वहां पर मिलेंगी। डेली के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक प्रैक्टिस बनी रहेगी, रिवीजन होता रहेगा, वैल्यूडेशन होता रहेगा, और इससे ज्यादा तो क्या ही आप 10 से 15 मिनट में यहां पर एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।